जबरदस्ती स्कूल भेजने वाली पढ़ी लिखी शहरी जेठानी। अरे यार, हम कैसे गांव में आकर फंस गए हैं। कितनी ठंड हो रही है, यहाँ से जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। काजल अपने दोस्तों के साथ रामगढ़ नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में घूमने आई होती है, पर वो लोग शहर जाने का रास्ता भूल जाते हैं और क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी इसलिए वो गांव में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी कल्पना, जो कि सूखी लकड़ियां लेकर घर जा रही होती है, तो काजल और उसके दोस्तों को देखकर उनके पास आती है। अरे क्या हुआ, आप लोग बड़े घबराए हुए हैं और इस गांव के भी नहीं लग रहे हैं। हाँ, दरअसल हम यहाँ घूमने के लिए आए थे और रास्ता भटक गए हैं। हमें शहर वापस जाना है। रात हो गई है, ठंड भी लग रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं। अरे आप लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आए हैं, फिर तो आप हमारे गांव के मेहमान हुए। अभी तो कोई बस भी नहीं मिलेगी। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। आज रात को मेरे घर पर रुक जाओ, कल सुबह मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ दूंगी। हमारे गांव में जंगली जीव जंतु भी हैं, पहाड़ी इलाका है और यहाँ कोई बड़ा होटल भी नहीं है, इसीलिए मुझ पर विश्वास रखिए और चलिए। देखो यार, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, चलते हैं। काजल और उसके दोस्त डरते हुए कल्पना के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ कल्पना उनको मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर खिलाती है और कल्पना की माँ उनके लिए बिस्तर लगाती है। बच्चों, यहाँ सो जाओ, यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। काजल और उसके दोस्त आराम से सो जाते हैं और अगली सुबह कल्पना उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ देती है। हमारा गांव अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इकलौता बस स्टॉप है, पर फिक्र मत करो, यहाँ से शहर जाने की बस आराम से मिल जाएगी। लो, आपकी बस भी आ गई। थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। इतना बोलकर काजल अपने सभी दोस्तों के साथ बस में बैठ जाती है और कल्पना अपने घर के लिए निकल जाती है। और घर आते ही काजल सबको बिठाकर कल्पना के बारे में बताती है। सच में भाभी, छोटे गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं और उनका जीवन भी बड़ी मुश्किल से चलता है। वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर इंसानियत उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी। काजल, गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं पर अच्छे होते हैं, शहरी लोगों की तरह मतलबी नहीं होते। पता नहीं कौन है वो लड़की जिसने मेरी बेटी की अनजान गांव में रात बिताने में मदद करी। भगवान उस लड़की को हमेशा खुश रखे। फिलहाल तो मैं अमित के लिए लड़की देख रही हूँ। आशा और उसका पूरा परिवार काफी पढ़ा लिखा था, इसलिए वो लोग एक पढ़ी लिखी लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा एक लड़की की फोटो लेकर आती है। अरे आशा, मेरी नजर में एक लड़की है, मेरी नंद की जेठानी है। वो बेचारी अपनी इकलौती बेटी के साथ गांव में रहती है। लड़की छोटी थी जब उसके पिता का देहांत हो गया। माँ बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, पर तू जो जानती है पहाड़ी इलाकों में क्या होता है। इकलौता स्कूल था, वो भी गाँव के बाहर उठकर चला गया, जिस वजह से गरीब माँ अपनी बेटी को आगे पढ़ा नहीं सकी और ना ही इतनी दूर स्कूल भेज सकी। इसीलिए बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उसने मुझसे विनती करी है कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करवा दूं। देख, लड़की बहुत सुंदर और गुणी है। ठीक है सुमित्रा, पर तू मुझे क्यों बता रही है? मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, ना कि अनपढ़। माँ, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये लड़की सच में बहुत ही अच्छी है। क्या हुआ अगर कम पढ़ी लिखी है तो? अरे देख लो भाग्यवान, भगवान भी शायद यही चाहता है कि ये लड़की इस घर की बहू बने, तभी तो इतना सब कुछ हो रहा है। माँ जी, काजल बता रही है लड़की बहुत अच्छी है तो ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, शादी के बाद हम उसे पढ़ा देंगे। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, पहले अमित से बात करूंगी, उसके बाद ही ये रिश्ता होगा। आशा के घर में सब वेल एजुकेटेड थे, इसलिए आशा नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहू अनपढ़ आई और उसकी रेप्यूटेशन पर कोई सवाल खड़ा हो। अब रात को अमित घर आता है और आशा और पूरा परिवार खाने की टेबल पर कल्पना के बारे में उससे बात करता है। माँ, मैं जानता हूँ हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, शायद इसलिए आप एक अनपढ़ लड़की से मेरी शादी करवाने में घबरा रही हैं। शायद आपको डर है कि रिश्तेदार और दोस्त आपका मजाक बनाएंगे, पर मुझे अपनी लाइफ पार्टनर समझदार साफ दिल चाहिए, न कि कोई हाई एजुकेटेड। क्या फायदा अगर वो हाई एजुकेटेड निकले पर हमारे घर को तोड़ कर रख दे। वाह छोटे, क्या बात कही है तूने। अमित के हाँ बोलने पर आशा भी मान जाती है और बहुत जल्द सुमित्रा और अमित और कल्पना का रिश्ता पक्का कर देती है और अगले ही महीने कल्पना शादी करके अपने घर आती है। आई कांट बिलीव दिस। जिस लड़की ने गांव में मेरी मदद की थी वो लड़की अब मेरी भाभी है। आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहती थी, पर मैं तुमसे इस तरह मिल जाऊंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। काजल, अब क्या सिर्फ बातें ही करती रहोगी या अपनी प्यारी भाभी को उनका रूम भी दिखाओगी? सपना बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ठंड का टाइम है और मेरी बहू इतना लंबा सफर करके आई है। जाओ बहू, अब तुम भी आराम कर लो। कुछ ही देर में काजल अपनी भाभी को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है और खुद भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद
वेरी कोल्ड टुडे। आर यू ऑल राइट? क्या कहा आपने? आई एल राइट? कुछ नहीं कहा मैंने। मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम ठीक तो हो? ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही है? पर मैं जानता हूँ तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। पर धीरे धीरे तुम इंग्लिश भी समझने और बोलने लगोगी, क्योंकि हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी अनपढ़ लड़की को इतना पढ़ा लिखा घर मिल जाएगा। एक तरह से तो आप लोगों ने मुझ पर और मेरी माँ पर एहसान ही किया है। अरे कल्पना, ऐसी बातें बोलकर मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ। यू आर माई वाइफ। चलो अब सो जाओ और फिर कभी ऐसी बातें मत करना। इस तरह थोड़ी बातचीत करके कल्पना अपने पति के साथ नाइट ड्रेस में सो जाती है। क्योंकि कल सुबह उसकी पहली रसोई होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठती है और तैयार होकर रसोई में जाती है। पर मॉडर्न किचन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी वहां सपना आती है। What happened, कल्पना? हो आई एम सॉरी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई करनी शुरू करो। दीदी, पहली रसोई तो मैं कर लूं, पर मैं छोटे से गांव से आई हूँ। मेरे घर में मिट्टी का चूल्हा और जरूरत की चीज थी, पर यहाँ तो बहुत कुछ है। मुझे तो यहाँ चूल्हा भी नजर नहीं आ रहा। कल्पना, यू आर सो स्वीट। वेट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ चूल्हा कहाँ है। ये देखो, इसे कहते हैं इंडक्शन। इस पर खाना बनाना होता है और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज है। मैं अभी आकर तुम्हें बताती हूँ। पहले पवन जी को उठा दूं जब तक तुम खाने की तैयारी करो। सपना इंडक्शन, फ्रिज और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसे दिखाकर चली जाती है, पर उसमें से कुछ भी कल्पना को चलाना नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो अब भी आराम से खड़ी होती है। और तभी वहां काजल आती है। क्या हुआ भाभी, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? पहली रसोई नहीं करनी क्या? करनी है काजल, पर क्या करूं, मुझे ये सारी चीज समझ ही नहीं आ रही है कैसे चलानी है। जेठानी जी बस सामान बताकर चली गई, इस्तेमाल कैसे करना है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। ओहो, बड़ी भाभी शायद वो भूल गई होंगी कि उनकी देवरानी अनपढ़ है। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको बताती हूँ। ये इंडक्शन, मिक्सी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक चीज कैसे इस्तेमाल की जाती है। इधर देखो, इंडक्शन पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है। रेड वाले बटन से चीज बंद हो जाती है और हरे रंग की बत्ती से चालू हो जाती है। आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए ऐसे समझाना पड़ रहा है। जब काजल अपनी भाभी को चीजों का इस्तेमाल करना सिखा रही होती है तो वहां सपना आती है और काजल के सिखाने के तरीकों को देखकर उसे कल्पना के लिए बुरा लगता है और वो रसोई में आकर काजल से कहती है, काजल, ऐसे कौन अपनी भाभी को चीज सिखाता है? तुम जाओ यहाँ से। कल्पना, अगर कुछ भी परेशानी हो तो मुझसे पूछना। और इसे लाल बत्ती हरी बत्ती मत कहना, इसे बटन कहते हैं। और लाल मतलब रेड यानी कि ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद करना। और ये है ग्रीन यानी कि हरा, और हरे का मतलब होता है चालू। इस पर लिखा हुआ है स्टार्ट। समझी? अब खाना बनाना शुरू करो। सपना खुद रसोई में खड़ी होकर अपनी आंखों के सामने कल्पना को एक एक चीज अच्छे से समझाती है। कुछ देर बाद, अरे ये क्या, मैंने बर्फी तो बना ली पर चाशनी तो बनाई नहीं, फिर से गैस ऑन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं कल्पना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं फिर से तुम्हें बता देती हूँ चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपने मुझे एक बार बताया, वो मुझे समझ में आ गया है। स्टार्ट का बटन है और ये है ऑफ का बटन। और मिक्सी में भी ये जो नंबर्स हैं जिनकी पावर है, और माइक्रोवेव में भी कैसे टाइम सेट करना है मुझे पता है। और फ्रिज तो उससे भी ज्यादा आसान है। देखो, मैंने एयर फ्रायर में पकौड़े भी बना दिए। ओह माय गॉड कल्पना, तुम एक बार में सब कुछ समझ गई। पढ़े लिखे लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार में नहीं समझ पाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम कम पढ़ी लिखी हो। ससुराल के पहले दिन ही जब कल्पना अपनी नंद और जेठानी के मुंह से बार बार अनपढ़ शब्द सुनती है तो उसे बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में सब खाने की टेबल पर आते हैं और जब सब पहली बार कल्पना के हाथों का खाना खाते हैं तो सब बस उसके खाने की तारीफ ही करते जाते हैं। भाई बहुत मजा आ गया देसी खाना खाकर। जो स्वाद देसी खाने में है वो विदेशी में कहाँ है। सपना बहू, तुम भले ही अपनी देवरानी से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, पर घर संभालने में तो तुम्हारी देवरानी तुम्हारी भी मां निकली। बहू, भले ही तुम अनपढ़ हो पर बाकी चीजों में बहुत गुणी हो। ये बात तो बिल्कुल सही कही पापा। मैंने तो सोच लिया है, क्लाइंट को या मेहमानों को बाहर रेस्टोरेंट में नहीं अपने घर पर ही बुलाऊंगा। आखिर हमारे घर में एक समझदार बहू जो आई है, जो घर में रहकर घर संभालेगी। पवन जी, क्या कह रहे हो तुम? माना देवरानी जी अच्छा खाना बनाती हैं और पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस घर की चार दीवारी में रहेंगी। बहू, अगर छोटी बहू घर में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? वो तेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही बिजनेस कर सकती है। और इस घर के लोग तो काम ही कर रहे हैं। मेरी भी रिटायरमेंट हो चुकी है, मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। बहू मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा।
आशा की बात सुनकर सपना भी चुप हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना अपनी देवरानी के साथ दुकान जाती है, जहां दुकानदार इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर दाल चावल तोलता है, जो कल्पना को समझ में नहीं आता और वो दुकानदार से कहती है, भैया जी, आप किस मशीन पर तौल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपके पास तराजू नहीं है क्या? कैसे पता चलेगा ग्राहक को कि आपने सही तोला है या नहीं? अरे बेटा, अनपढ़ हो क्या? तराजू पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा? अगर अनपढ़ हो तो थोड़ा सा पढ़ लिख लो। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक तराजू ही इस्तेमाल करती है, इसमें कोई घपला नहीं होता। अगर यकीन नहीं होता है तो फिर से करके दिखा देता हूँ। देखो, कर दिया 0 और अब देखना कितना तोला है मैंने। अंकल जी, आप थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। मेरी देवरानी गांव से है और गांव में आज भी तराजू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक चीज समझ नहीं आती तो उसको समझाई जाती है, ना कि खरी खोटी सुनाया जाता है। कल्पना, मैं तुम्हें समझाती हूँ। इस पर 500 ग्राम, 1000 ग्राम जो लिखा है ये वही है, जैसे तराजू में बट्टा होता है, समझी? अब चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सब्जी भी लेनी है। दुकानदार की कड़वी बातें सुनकर कल्पना शांत हो जाती है, पर जब वो सब्जी लेती है तो सब्जी वाली बट्टे के साथ एक छोटा सा पत्थर रखती है और उन्हें ठगने की कोशिश करती है। ये लो बेटे, इस गोभी के तुम्हारे 45 रुपए हो गए। 45 कैसे हुए? 35 हुए। आप 10 रुपए फालतू ले रही हैं। आपने छोटा सा पत्थर रखा है, उसको हटाकर छोटा सा बट्टा रखो, 100 ग्राम का या 50 ग्राम का। और अगर आप हमें 50 ग्राम ज्यादा सब्जी दे रही हैं तो उसका 10 रुपए नहीं बढ़ेगा। वाह कल्पना, तुम्हारी मैथ तो काफी अच्छी है। कभी कभी तो तुम मुझे हैरान कर देती हो और सोचने पर मजबूर कर देती हो कि तुम सच में अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो। अरे बहू, अनपढ़ लोग हिसाब किताब में तो पढ़े लिखों को भी कान काट देते हैं। और माफ करना बेटा, उम्र हो गई मेरी, ध्यान नहीं दिया। चलो तुम 35 रुपए ही दे दो। कल्पना अपनी जेठानी के साथ सब्जी लेकर घर आती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते इन दिनों में सपना नोटिस करती है कि कल्पना चीजों को कितनी जल्दी सीख जाती है। तो वहीं घर वाले जब भी उसके हाथों का खाना खाते बस उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। एक दिन ऑफिस से आते ही अमित, अरे वाह, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बाहर इतनी ठंड और अंदर इतनी मस्त खुशबू। आज तो ठंड में गर्मा गर्म खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। कुछ खास स्पेशल नहीं बन रहा देवर जी, गाजर का हलवा बन रहा है जो आप खाते भी नहीं, इसीलिए मैंने आपके लिए पास्ता बना दिया है। आप सब खाने की टेबल पर आ जाओ, खाना बस लगने ही वाला है। कुछ ही देर में सब फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आते हैं। डाइनिंग टेबल पर आज साग, बाजरे की रोटी, फ्राइड राइस, पास्ता, नूडल्स जैसी डिश रखी थी, जिसमें से कुछ सपना ने बनाई थी और घर वाले पास्ता और नूडल्स को हाथ भी नहीं लगाते और सभी कल्पना के हाथों का ही खाना खाते हैं। बहू क्या खाना बनाती है, तू जानती भी है मेरा बेटा गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं खाता, पर आज देख कैसे एक कटोरी चट कर गया। माँ, बीवी के हाथों का बना तो पति को घास भी पसंद आता है। और फिर ये तो गाजर का हलवा है। सभी घर वाले कल्पना के खाने की काफी तारीफ करते हैं, पर सपना कुछ नहीं कहती और ये देखकर कल्पना को थोड़ा अजीब लगता है। और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन कल्पना कमरे में हीटर के सामने बैठकर अपनी पुरानी दोस्त निशा से फोन पर बातें करती है। तुझे पता है मेरे ससुराल में सब पढ़े लिखे, सब बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और अंग्रेजी खाना भी खाते हैं, पर जब से मैं आई हूँ सब देसी खाने लगे। मेरी जेठानी के हाथों का बना खाना तो कोई सूंघता भी नहीं है, सब मेरी तारीफ करते, बस मेरी जेठानी को छोड़कर। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ और अच्छा खाना बनाती हूँ, शायद इसीलिए लोगों का प्यार देखकर मेरी जेठानी मुझसे जलती है। अरे यार, जेठानी का काम ही होता है देवरानी से जलना। मेरी जेठानी भी ऐसे ही है, मुझसे थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसीलिए मुझसे बहुत जलती है। तू अपनी जेठानी से थोड़ी संभल कर रहना, पता चला तुझे टॉर्चर करने लगे। निशा से बात करके कल्पना भी अपनी जेठानी से दूरी बनाने लगती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार एक पार्टी में जाता है। क्योंकि कल्पना के घर वाले उस पार्टी में सभी लोगों को जानते थे, इसलिए वो लोग उनसे बातें करने लगते हैं और कल्पना अकेली एक जगह जूस लेकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके पास एक कपल आता है जो उससे इंग्लिश में बात करता है। हे, maybe you are Amit's wife. It's nice to meet you. By the way, where's Amit? कल्पना को कुछ समझ नहीं आता, जिस वजह से वो हिचकिचाकर वहां से जाने लगती है और तभी अरविंद की वाइफ हंसते हुए जोर से कहती है, I think she did not understand what you said. Maybe she is illiterate. I think we will have to talk in Hindi. शायद सही कह रही हो तुम, पर ये क्या, परिवार वेल एजुकेटेड और घर की छोटी बहू अनपढ़। अनपढ़ किसको कहा तुमने? मेरी देवरानी अनपढ़ नहीं है, समझे? माँ जी, इस पार्टी में मेरा दम घुट रहा है, हम सबको घर चलना चाहिए। जब ये कपल सबके सामने कल्पना का मजाक बनाते हैं तो सपना से बर्दाश्त नहीं होता और अपने पूरे परिवार के साथ घर आकर वो अपनी देवरानी को पढ़ाने का फैसला करती है। माँ जी, पापा जी, अमित, मेरी देवरानी को कोई अनपढ़ बोले मुझे पसंद नहीं,
इसीलिए कल्पना अब से तुम स्कूल जाओगी, पढ़ोगी लिखोगी, ताकि ऐसे लोगों को इंग्लिश में मुंह तोड़ जवाब दे सको। बहू तू पागल हो गई है, अपनी देवरानी को इस उम्र में स्कूल भेजेगी? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती माँ जी। सपना घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और अपने घर का बिजनेस भी वही संभालती थी। साथ ही अब सपना अपने ससुराल वालों से ज्यादा अमीर थी, जिस वजह से उसके ससुराल वाले उसके सामने भी कुछ नहीं बोल पाते। पर स्कूल जाने के नाम से कल्पना को बुखार चढ़ जाता है और वो अपनी दोस्त से फोन पर इस बारे में बात करती है। यार निशा, तू बिल्कुल सही कहती थी। सारी जेठानी एक जैसी होती है और मेरी जेठानी मुझसे इतना जलती है कि वो इस उम्र में अब मुझे स्कूल भेजना चाहती है ताकि स्कूल में सभी मेरा मजाक बनाए। तुझे पता है सभी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है, कोई उसके खाने को देखता भी नहीं है, और जब सब मेरी तारीफ करते हैं तो वो चुपचाप बैठी रहती है और अंदर ही अंदर मुझसे जलती है। आज इसको मौका मिल गया मुझे परेशान करने का। मैं अनपढ़ हूं ना, इसी बात का ये फायदा उठा रही है। तू ही बता, इस उम्र में भला स्कूल कौन जाता है? यार तेरी जेठानी तो मेरी जेठानी से भी बुरी निकली। ये शहरी जेठानी तो बहुत गंदी होती है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, संभल के रहना तू। निशा से बात करके भी कल्पना को कोई रास्ता नहीं मिलता। कुछ देर में अमित कमरे में आता है और कल्पना से कहता है, कल्पना तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी जेठानी मिली। भाभी ने अब सोचा है कि तुम्हें पढ़ाने का, तो वो तुम्हें वेल एजुकेटेड करके ही मानेंगी। वो सब तो ठीक है अमित जी, पर मैं 24 साल की हूँ और सिर्फ दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई की थी। अब क्या मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ फिर से स्कूल में बैठूंगी? कल्पना सब कुछ भाभी पर छोड़ दो, वो तुम्हारा भला चाहती हैं और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। दीदी अमीर हैं और घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, वही इस घर का बिजनेस संभाल रही हैं, इसीलिए सब उनकी सुनते हैं। अब मैं क्या करूं? स्कूल जाने के नाम से ही कल्पना परेशान हो जाती है और उसे नींद नहीं आती और वो सोने की काफी कोशिश करती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। और जब सुबह होती है तो आशा अपनी बहू को स्कूल की ड्रेस, टिफिन, जूते और बैग देते हुए कहती है, ले बहू जाकर तैयार हो जा, तेरी जेठानी ने स्कूल में तेरा एडमिशन करवा दिया और बहू तुझे स्कूल लेकर जाएगी। वैसे आज ठंड भी ज्यादा है तो तू अंदर से भी कुछ गर्म कपड़े पहन लेना। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई पसंद है, पर इस उम्र में दोबारा से पढ़ाई करूंगी, बच्चों के साथ बैठूंगी, तब सब मेरा मजाक बनाएंगे। मजाक नहीं बनाएगा कोई, ज्यादा मत सोचो। प्यार से नहीं मानोगी तो बांध कर लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें स्कूल। मैं तुम्हें तुम्हारे क्लासरूम तक बिठा कर आऊंगी। जाओ तैयार हो जाओ। कल्पना के बार बार मना करने पर भी कोई नहीं मानता और कुछ ही देर में कल्पना स्कूल की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। उसकी जेठानी उसके हाथों में लंच बॉक्स देती है। ये लो, लंच खत्म होना चाहिए और चलो गाड़ी में बैठो। बेस्ट ऑफ लक भाभी, स्कूल में नए दोस्त भी बनाना। न चाहते हुए भी कल्पना हाथों में लंच बॉक्स लिए अपनी जेठानी के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। बाहर काफी ज्यादा ठंड और कोहरा जमा होता है। कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंचते हैं, पर कल्पना को इतना डर लगता है कि वो आगे नहीं जाती, तो सपना उसको जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाती है और उसको क्लासरूम में छोड़ने जाती है, जिसे देखकर क्लास में बैठे हुए बच्चे जोर जोर से हंसते हैं। दोस्तों देखो, हमारी क्लास में कोई आंटी स्कूल की ड्रेस पहन कर आई है। बिल्कुल चुप हो जाओ बदमाश बच्चों, ये आंटी नहीं तुम्हारी दोस्त है। मेरी देवरानी के साथ अच्छे से रहना और अगर इसे कुछ ना आए तो पढ़ाई में इसकी मदद करवाना। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारी टीचर से बात करके आती हूँ। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है और उसके जाते ही क्लास में बैठे सभी बच्चे कभी उसकी चोटी खींचते तो कभी उसका लंच बॉक्स लेकर भाग जाते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। तुम आंटी हो, हम तुम्हें आंटी ही बोलेंगे। स्कूल ड्रेस पहन लेने से कोई बच्चा नहीं हो जाता है। साइलेंस बच्चों, क्यों क्लासरूम में इतना शोर मचा रहे हो? और तुम ही हो ना वो लड़की जिनकी जेठानी मुझसे बात करके गई है? तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, पर तुम तो मना कर सकती थी ना। भला इस उम्र में 7-8 साल के बच्चों की तरह कौन तैयार होकर स्कूल पढ़ने के लिए आता है? तुम्हारे खुद के अंदर शर्म है या नहीं? शीतल की बात सुनकर कल्पना शर्मिंदा हो जाती है और आंखों में आंसू लिए पढ़ाई करती है। देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है और शाम को जब वो स्कूल के बाहर खड़ी होती है तो देखती है कि छोटे छोटे बच्चों को लेने आई उनकी माएं उसे देखकर हंस रही हैं। घोर कलयुग आ गया है, बच्चों के साथ आधी उम्र की औरतें भी पढ़ाई करेंगी। पता नहीं स्कूल वाले पैसे के लालच में आकर कैसे कैसे लोगों को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं। उस औरत की बात सुनकर कल्पना रो पड़ती है और तभी वहां पवन आता है। अरे कल्पना, ठंड की वजह से मैं 10 मिनट लेट क्या हुआ, तुम तो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करनी है, उनकी तरह हरकतें नहीं। चलो कार में बैठो। पवन कल्पना को कार में बिठाकर घर लाता है और घर आते ही कल्पना गुस्से में बैग को जमीन पर पटकती है और सब पर चिल्लाने लगती है। आप लोग अगर मेरी बेइज्जती ही करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर मैं अनपढ़ हूँ और आप लोगों के घर में ढल नहीं पा रही हूँ तो मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। इस तरह मुझे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में मत बैठाओ। जेठानी जी, अगर मैं आपको खटकती हूँ तो कह दो ना,
कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे नहीं जाना ना स्कूल। मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो मैं गाँव चली जाऊंगी। क्या हुआ कल्पना, तुम कोई बुरा सपना देख रही हो क्या? उठो और बताओ मुझे, तुम्हें गाँव क्यों जाना है? अमित, ये कितना बुरा सपना था। मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं पढ़ना चाहती हूँ पर बच्चों के साथ बैठ कर नहीं। प्लीज आप जेठानी जी को समझाओ ना। हाँ, अरे भाई तुम शांत हो जाओ, मैं कल भाभी से बात करूंगा, तुम्हें कोई स्कूल नहीं भेजेगा। अगली सुबह होते ही सभी घर वाले हॉल में जमा होते हैं जहां सपना स्कूल टीचर से फोन पर बात कर रही होती है। अब जैसे ही अमित अपनी भाभी से कुछ बोलने जाता है, उससे पहले ही सपना सबसे कहती है, फाइनली 5 स्कूलों में बात करने के बाद मैंने अपनी देवरानी का स्कूल में एडमिशन करवा ही दिया। कल्पना, कल से ही तुम्हारी ऑनलाइन क्लास शुरू है और मैंने कुछ नए एम्प्लॉयज को हायर किया है जो ऑफिस का मेरा काम संभालेंगे और घर में रहकर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ऑनलाइन क्लास खुद से नहीं कर पाओगी। क्या ऑनलाइन क्लास? पर भाभी आप तो कल्पना को स्कूल भेजना चाहती थी। देवर जी, आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। कल्पना 24 साल की है और सिर्फ दूसरी तक पढ़ी है। उसका एडमिशन बड़ी मुश्किल से 5th क्लास में मैंने करवाया है। मैं कल्पना को 5वीं क्लास के बच्चों के साथ नहीं बैठा सकती, इसीलिए उसकी ऑनलाइन क्लास होगी, वो भी घर पर 9th क्लास में कुछ दिनों के लिए कल्पना तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी अटेंडेंस शो हो सके और तुम 11th क्लास का स्कूल ज्वाइन कर सको, और उसके बाद रेगुलर कॉलेज, ताकि तुम्हें आगे जो पढ़ाई करनी है तुम आसानी से कर सको। मैं सिर्फ ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। कल्पना, तेरी जेठानी सच में तेरा भला चाहती है। अगर आज तूने पढ़ाई से मना कर दिया तो तू अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। भाभी, आप स्कूल जाने से डर रही थी, पढ़ाई करने से नहीं। आपको स्कूल नहीं जाना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब फैसला आपका है। घर वालों की बात सुनकर कल्पना पढ़ाई के लिए हाँ कर देती है। उसी दिन सपना अपनी देवरानी के लिए काफी सारी किताबें लेकर आती है और उसे पढ़ाई करवाती है। कल्पना, अभी तुम बहुत पीछे हो, ध्यान से देखो और इस फॉर्मूले को याद करो। इसे याद करने की एक अच्छी ट्रिक बताती हूँ। बोलो राम, गीता, सीता। बोलो कौन जीता? तुम्हें चीजें याद रखने में आसानी होगी। दीदी, जिसकी टीचर आप हो वो भला कैसे कुछ भूल सकता है? कल्पना मन लगाकर पढ़ाई करती है और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। एक बार फिर सर्दियों का दिन आता है और अब कल्पना 10वीं क्लास में आ चुकी थी और उसे आज स्कूल जाना होता है। मैंने जो सपना देखा था वो सपना सच हो रहा है। मैंने आज स्कूल की ड्रेस पहनी और मुझे स्कूल जाना है। कल्पना, डरो मत, तुम्हारा सपना बिल्कुल सच नहीं होगा। तुम्हें बस साल की अपनी 21 अटेंडेंस स्कूल में दिखानी है ताकि तुम 11th और 12th आसानी से कर सको। हिचकिचाते हुए कल्पना कुछ ही देर में स्कूल जाती है और जब वो क्लासरूम में बैठती है तो सभी बच्चों की नजर उसी पर होती है, पर टीचर सभी बच्चों को डांट देती है। तुम सब 10वीं क्लास में आ चुके हो, 5 साल के बच्चे नहीं हो जो बार बार कल्पना को ऐसे देख रहे हो। अब से वो भी तुम्हारी क्लासमेट है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। मैं भी 18 साल की हूँ और 10वीं में हूँ, इसीलिए सब मेरा मजाक बनाते हैं। 18 साल की रागिनी को देखकर कल्पना को थोड़ा अच्छा लगता है और टीचर भी कल्पना का पूरा साथ देती है और वो आराम से स्कूल जाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 2 साल और बीत जाते हैं और जब कल्पना 12वीं क्लास में जाती है तो अब स्कूल में उसी की तरह शादीशुदा लड़की से कल्पना मिलती है। तुम भी शादीशुदा हो? तुम इतनी लेट पढ़ाई क्यों कर रही हो? मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि बेटी ज्यादा पढ़े लिखे, पर मैं जिद करके पढ़ रही थी। इसीलिए मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जिस दिन मैं फेल हो गई वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। और एग्जाम टाइम में मेरी तबीयत खराब हो गई और एक एग्जाम ना देने की वजह से मैं फेल हो गई। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा कर मेरी शादी कर दी। पर मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। स्कूल आने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी, पर तुम्हें देखकर सारी घबराहट खत्म हो गई। अब कल्पना भी उसे अपने बारे में बताती है और इस तरह दोनों दोस्त बन जाती हैं। अब रोज कल्पना आराम से स्कूल जाती है और एक दिन उसके स्कूल से घर आते ही वो बाकी लोगों के साथ सोफे पर हीटर के सामने बैठती है तो उसकी जेठानी उससे कहती है, आ गई तुम स्कूल से? कुछ दिनों से ऑफिस में इतना काम था कि मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। चलो बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ाई की और अपनी डायरी दिखाओ मुझे। और ये बताओ पेरेंट्स मीटिंग कब है? इस बार मैं जाऊंगी स्कूल। दीदी, आप तो मेरी माँ ही बन गई। आप भूल गई मैं 12वीं क्लास में हूँ। 2 महीने बाद मेरे एग्जाम है और 12वीं क्लास का बच्चा डायरी नहीं बनाता। बस 2 महीने और कल्पना, बहुत मेहनत करना है ताकि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके और प्रोफेसर बनने का तुम्हारा सपना भी पूरा हो सके। हर साल ठंड कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, पर आप देखना भैया, मेरा सपना बिल्कुल पूरा होगा। आखिर जेठानी जी ने मेरे पीछे इतनी मेहनत चुकी है। मुझे माफ करना जेठानी जी, मैंने आपको शुरू में कितना गलत समझा, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि आप मेरा भला चाहती थी। उस इंसल्ट के बाद भी मैं आपको ही गलत समझ रही थी, जबकि मुझे खुद अपने हक के लिए बोलना चाहिए था, पर आप मेरी आवाज बनी।
ये सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ है कल्पना, सबके साथ और तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। और पुरानी बातों को भूल जाओ और ऐसे लोगों की बातें बंद करो जो तुम्हारे पैर खींचे, समझी? इस तरह कल्पना अपना फ्यूचर बनाने पर धन्यवाद देती है। समय बीतता है और बहुत जल्द कल्पना की पढ़ाई पूरी होती है और वो भी एक प्रोफेसर बन जाती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से इंग्लिश में बातें करती है।